हाँ विद्यार्थियों, आज हम लोग फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी को समझेंगे। तो फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी क्या है, इसके बारे में जानने से पहले ये आवश्यक है कि हम अधिशोषण समतापी समझ लें। तो आइए देखते हैं अधिशोषण समतापी, या जिसे आप बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स। ठीक है, क्या होता है ये? तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ थम्स। थम्स को आप रिलेट करिए थर्मल यानी टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर क्या हो, नियत हो, है ना। टेम्परेचर क्या हो, नियत हो। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर x बाई एम यानी अधिशोषण की सीमा, ध्यान दीजिएगा, x बाई एम क्या होता है, अधिशोषण की सीमा। तो अधिशोषण की सीमा, और फिर अगली चीज, जब टेम्परेचर अपना नियत हो गया तो अगली चीज बचता है प्रेशर यानी दाब। तो अधिशोषण की सीमा और दाब के बीच जो ग्राफ प्राप्त होता है, जो प्लाट आपको प्राप्त होता है, उसे क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स। क्लियर है? अब देखिए जो x बाई एम है, यह है क्या, x क्या है, x है अधिशोष की मात्रा और m है मास ऑफ एडजॉर्बेंट यानी अधिशोषक का द्रव्यमान। ठीक है, तो x बाई एम ये आपका y एक्सिस पर हो जाएगा, जिसे आप अधिशोषण की सीमा कहते हैं। और यहाँ क्या हो जाएगा, प्रेशर यानी दाब, यानी x बाई एम वर्सेस प्रेशर जो आपको प्लाट प्राप्त होगा, वही क्या होगा, आपका एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स। आशा है कि आप इसे समझ गए होंगे। और ठीक इसी तरह एक वर्ड और है मिलता जुलता, जिसे आप बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोबार। इसको समझ लेते हैं। तो एडजॉर्प्शन आइसोबार का अभिप्राय आप किससे लें, प्रेशर से, यानी दाब क्या हो, नियत हो। तो उस समय x बाई एम यानी अधिशोषण की सीमा वर्सेस टेम्परेचर बचा ना, तो टेम्परेचर के बीच जो खींचा गया ग्राफ होगा, प्राप्त किया गया जो ग्राफ होगा, वो क्या कहलाएगा, एडजॉर्प्शन आइसोबार। इसी प्रकार लगे हाथ एक चीज और देख लीजिए, एक वर्ड है ये एडजॉर्प्शन आइसोटियर। जब आपका x बाई एम क्या हो, कांस्टेंट हो, है ना, नियत हो, उस समय टेम्परेचर और यानी वर्सेस क्या, प्रेशर, इसके बीच जो खींचा गया ग्राफ होगा, वो कहलाएगा एडजॉर्प्शन आइसोटियर। ओके, तो एडजॉर्प्शन आइसोटियर ये हो गया। अब आगे देखते हैं कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स कितने प्रकार का है। तो ये दो प्रकार का होता है, एक फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स, फ्रेंडलिक ने जो दिया था, और एक लैंगम्यूर का है, जिसे आपको इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ना है, आपको केवल फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी पढ़ना है। तो आइए देखते हैं फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी। तो फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी, जो ये फ्रेंडलिक वाला है, फ्रेंडलिक का अधिशोषण समतापी जो है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो अधिशोषण समतापी है फ्रेंडलिक का, उसमें क्या होता है, y एक्सिस पर x बाई एम होता है यानी अधिशोषण की सीमा, और इस एक्सिस पर होता है दोस्तों क्या, प्रेशर यानी दाब होता है। अधिशोषण की सीमा और दाब के बीच खींचा गया जो ग्राफ होगा, वो किस प्रकार से प्राप्त होगा, देख लीजिए। मान लेते हैं हम कि ये जो टेम्परेचर है, ये T1 है, जो कि फिक्स है। इस फिक्स टेम्परेचर T1 पर जो अधिशोषण की सीमा और दाब के बीच ग्राफ प्राप्त हुआ, ये जो S के आकार का, इस प्रकार का है। अब एक दूसरा टेम्परेचर हम फिक्स करते हैं, जैसे मान लेते हैं हम T2 टेम्परेचर कोई लेते हैं, और उस पर ग्राफ अगर देखते हैं तो वो भी इसी प्रकार का, सेम ऐसे ही ये आपको एक ऐसे ग्राफ प्राप्त हो सकता है। फिर इसी प्रकार जैसे और हम लें तो उसमें क्या होगा भाई, ये ग्राफ आपको मिल जाएगा T3 टेम्परेचर जो फिक्स टेम्परेचर है, उस पर x बाई एम वर्सेस दाब के बीच जो ग्राफ है, वो इस प्रकार से प्राप्त होगा। इसको अगर आप ध्यान से देखें, मैंने तीन ग्राफ आपको दिखाए, इनको अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें देखिए आप एक चीज ये पाएंगे, यहाँ पर से इस पार्ट को अगर हम अलग करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ जो है, जैसे जैसे हम ये प्रेशर इधर बढ़ रहा है ना, तो जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे अधिशोषण की सीमा क्या हो रही, बढ़ रही है। ठीक है, और यहाँ पर एक ये पार्ट मैं कर लेता हूँ, ये इस लाइन के इधर ले लीजिए। तो इधर जो है, अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ से हम अगर प्रेशर इधर बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, यानी ये ग्राफ उठ नहीं रहा है,
ये पैरेलल लगभग हो गया है, किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया है, यानी दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर इस ग्राफ का एनालिसिस करें, इसका विश्लेषण करें, तो एट वेरी लो प्रेशर हम क्या पाते हैं, यानी जब कम दाब होता है, दाब हमारा क्या होता है, न्यून दाब होता है। तो न्यून दाब पर क्या होता है, जो अधिशोषण की सीमा x/m है वो प्रोपोर्शनल किसके है, P के। यानी जैसे जैसे हम P को बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा अधिशोषण की सीमा सीधे बढ़ता जाता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। अगर हम अधिक दाब ले लेते हैं यार, बहुत ज़्यादा दाब, अधिक दाब पर, तो अधिक दाब यानी इस सेक्शन की बात को अगर हम कंसीडर करें तो इसमें हम क्या पाते हैं कि जो अधिशोषण की सीमा है वो क्या है, दाब को बढ़ाने से बढ़ नहीं रही है, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं लगभग नियत है, तो यानी प्रोपोर्शनल टू हम कर सकते हैं p⁻0, यानी p की घात 0 के अनुक्रमानुपाती है। यहाँ पर अगर आप प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, यानी इससे आपका मतलब निकल रहा है कि बहुत अधिक दाब पर जब हम दाब को बढ़ाते हैं और बढ़ाते जाते हैं तो अधिशोषण की सीमा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बट मॉडरेट रेट ऑफ प्रेशर, अगर हम ना तो बहुत न्यून दाब पर हों और ना बहुत ही अधिक दाब पर हों, यानी मध्यम स्तर का अगर दाब है तो उस स्तर पर क्या होगा, मध्यवर्ती दाब कंडीशन पर क्या होगा, तो मध्यवर्ती दाब की दशा पर x/m क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा p पावर भाई 1 से कम होगा और 0 से अधिक होगा। इसको आप क्लियर कर लीजिए, x/m सीधे p के प्रोपोर्शनल आ रहा है। यहाँ पर जब कम दाब है, यानी दाब को जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे अधिशोषण की सीमा बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अधिक सेक्शन में दाब बढ़ाने पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। तो मध्यवर्ती दाब पर क्या होगा भाई, यहाँ p की जो घात है वो 1 से कम होगी और 0 से अधिक होगी, यानी भिन्न में होगी। भाई अगर कोई संख्या 0 से 1 के बीच में है तो भिन्न के रूप में होगी, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1/n। अंडरस्टैंड। तो यहाँ मध्यवर्ती दाब पर देखिए आप लोगों ने विश्लेषण किया तो क्या निकला, अपना ये आपका संबंध प्राप्त होता है कि x/m जो है वो p की घात 1/n के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, थोड़ा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अगर x/m इज इक्वल टू लिखेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, नहीं आएगा, बताइए आप लोग, आएगा। जी हाँ, अगर वो कांस्टेंट k है तो क्या हो जाएगा, p⁻1/n, राइट, ये हो जाएगा। अब देखते हैं, थोड़ा सा मैं एक पेज अलग ले लेता हूं। आप यहां पर देखिए क्या प्राप्त हुआ, x/m इज इक्वल टू प्राप्त हुआ k इंटू p⁻1/n, राइट, यही प्राप्त हुआ ना। अब देखिए अगर हम यहाँ पर क्या करें, दोनों पक्षों का लाग ले लें तो लाग लेने पर क्या हो जाएगा, लाग x/m इज इक्वल टू लाग k इंटू p⁻1/n होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ देखिए लाग प्रॉपर्टी आप लगा दीजिए और हम चल रहे हैं उस यात्रा में कि हमें लाग के फॉर्म में किस प्रकार के समीकरण का स्वरूप प्राप्त होगा। तो लाग x/m इज इक्वल टू हो जाएगा लाग k प्लस लाग p⁻1/n, राइट। देखिए यहाँ लाग प्रॉपर्टी आपने लगाया तो ये चीज ऐसे हो गया। अब देखिए लाग x/m ज्यों का त्यों तो इज इक्वल टू क्या होगा, लाग k ज्यों का त्यों प्लस यहाँ पर लाग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये जो घात है पहले आ जाएगी, तो 1/n इंटू लाग क्या हो जाएगा, p। ओके, थोड़ा इसको अगर हम ऐसे रख लें, थोड़ा इसको इधर कर लें और इसको इधर कर लें तो क्या होगा, अपना जो समीकरण का स्वरूप होगा लाग x/m इज इक्वल टू हो जाएगा 1/n लाग p प्लस लाग k। दोस्तों इसका क्या करिए, आप इसका जो निर्देशांक ज्यामिति गणित वाला जो पोर्शन है उसमें आपने प्रवणता का सूत्र पढ़ा होगा, उससे क्या करिए, इसका आप कंपैरिजन कर लीजिए। तो कंपैरिजन करेंगे तो आप पाएंगे क्या, y बराबर क्या है, mx प्लस c, ये होता है ना। तो अब देखिए x क्या है, x है आपका लाग p है, x से आप लाग p को मैच कर लीजिए, c को क्या,
ये आप ये log k हो गया और y क्या हो गया ये, है ना। और m की वैल्यू, m जो प्रवणता होता है, प्रवणता क्या है 1/n। थोड़ा इस सूत्र को मैं अगले पेज पर लिख लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से मैं समझा सकूं और इसको y बराबर mx प्लस c के हिसाब से किस प्रकार से प्लाट प्राप्त होगा, कैसे आपको ग्राफ मिलेगा, तो उसको मैं और समझा सकूं। तो इसको मैं थोड़ा सा आगे के पेज पर ले चलता हूं। तो ये मैंने क्या लिखा, यही सूत्र था ना, log x/m इज इक्वल टू 1/n log p प्लस log k। तो देखिए भाई, अगर आप इसको ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, चूंकि आपने इसको तुलना किया y बराबर mx प्लस c, इससे तुलना किया ना, तो m आपकी जो प्रवणता है वो 1/n है और x पर कौन जाएगा log p, यानी x एक्सिस पर कौन हो जाएगा log p हो जाएगा और y एक्सिस पर क्या हो जाएगा log x/m हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को ग्राफ कैसे मिलेगा दोस्त, अपने को ग्राफ यूं मिलेगा, सीधा ये लिनियर आपको ग्राफ मिलेगा। अब ये जो एरिया है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका इंटरसेप्ट होगा, यानी सी जो है ना वो इंटरसेप्ट, वो क्या होगा log k होगा। और अगर हम बात करें यम कहाँ होगा, तो यम इसका जो ढलान है, इसका जो स्लोप है, जैसे ये अगर हम यहाँ पर बात करें, ये थीटा जो है, ये जो कोण है, ये क्या होगा भाई, ये m होगा, है ना। यही प्रवणता होगी जो कि क्या होगी 1/n को ये रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो इस प्रकार से, और जैसे आप इसको यहाँ से मिला दें तो आपका ये ऐसे हो जाएगा, राइट। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, log x/m इज इक्वल टू 1/n log p प्लस log k। ये आपको इस प्रकार से ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं। अब देखिए इस सूत्र की सहायता से थोड़ा सा मैं आपको और एनालिसिस कराता हूँ, आप अपना थोड़ा सा माइंड मेकअप करिए, इस तरह से इसको समझिए कि जो पूरी थीम है इसकी वो क्लियर हो जाए। तो देखिए अगर हम क्या करें, 1/n को 0 मान लें, क्या मान लें, प्रवणता है ही नहीं है, क्या है प्रवणता जो है ये जो थीटा है, ये इसको हम क्या मान लें 0। अगर 1/n क्या हो जाए 0 हो जाए, ठीक है, 1/n क्या हो जाए 0, यदि 1/n इज इक्वल टू क्या हो जाए 0, तो क्या होगा भाई, देखिए आप log x/m इज इक्वल टू, अब इसमें देखिए 1/n 0 हो गया, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो बराबर आ जाएगा log k, है ना। अब दोनों तरफ राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ क्या है log है, log से log कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा x/m इज इक्वल टू आ जाएगा k। k क्या है, कांस्टेंट है, यानी अगर 1/n 0 है, इसका मतलब ये है कि अधिशोषण की सीमा वो नियत रहेगी, चाहे आप जितना दाब बढ़ाओ, है ना, चाहे आप दाब को जितना आप बढ़ा लो, log p की वैल्यू को चाहे जितना आगे ले जाओ, क्या होगा x/m नियत होगा, राइट। विश्लेषण में ये क्लियर हो रहा ना, एनालिसिस समझ में आ रही है बात। अब जैसे मान लीजिए हम 1/n को क्या मानते हैं 1 मान लें, हैं, तो क्या होगा, तो देखिए अगर 1 मानते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा log x/m इज इक्वल टू 1 हुआ, 1 का मतलब क्या हुआ log p हुआ, है ना, log p हुआ, और भाई 1 का मल्टीप्लाई तो log p प्लस log k हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको इकट्ठा लिखें तो क्या हो जाएगा log x/m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा log k इंटू p, ऐसे लिख सकते हैं, है ना भाई। k ये हुआ log प्रॉपर्टी होती है ना, log m प्लस n इज इक्वल टू log m इंटू n, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब log से log क्या हो कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आया log x/m इज इक्वल टू k इंटू p, ये आया। अब अगर हम k को कांस्टेंट मान रहे हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं कि x प्रोपोर्शनल टू क्या p, राइट। p की 1 पावर की क्या होगा प्रोपोर्शनल, यानी दाब को आप बढ़ाएंगे तो अधिशोषण की सीमा भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से यहाँ
आप गणितीय विश्लेषण करके और तथ्यों को और अच्छे से समझ पाए होंगे, ऐसा विश्वास है। ठीक है, तो आप देखिए और आगे अगर हम बात करें एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन, एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशंस यानी विलयन से अधिशोषण। अगर हमारा जो है विलयन से अधिशोषण हो रहा तो उस समय क्या होगा, x/m प्रोपोर्शनल होगा p की जगह क्या हो जाएगा c⁻1/n। c होगा क्या, सांद्रण। भाई चूंकि आपको हम पहले भी बताए हैं कि गैसीय अणुओं में जिस प्रकार से दाब काम करता है वैसे ही घुलनशील अणुओं में सांद्रता काम करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट। अब उस समय अगर आप निकालेंगे तो x/m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा kc⁻1/n। तो इसको आप यूज कर सकते हैं किन केस में, विलयनों के अधिशोषण से संबंध में, राइट। तो आशा है कि आपको अधिशोषण समतापी समझ में आया होगा, और अगर कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करिए, बताइए, उस समस्या का समाधान अवश्य ही किया जाएगा। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में यानी कल। थैंक यू।